बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। आज कौम की आवाज़ में हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान मौजूद हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उनकी बातों से, उनके वीडियोस से और उनकी अक्सर चॉइसेस से जो वो ज़िंदगी में अपने हवाले से क्रिएट करती हैं, मेक करती हैं, उसको देखकर कभी कभी आप हैरत ज़दा भी रह जाते हैं, आपको सरप्राइज़ भी होता है। एंड यू एंड मी, वी ऑल वांट टू नो हर। हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर हरीम शाह कैसी पर्सनैलिटी है, कौन है, कहाँ से आई है, इतना छा गई है, आगे क्या करना चाहती है, ज़िंदगी का पर्पस क्या है। हरीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हरीम? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं कैसे? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। और बड़ा हमें इंतज़ार था आपका कि आप आएँ, आपसे आपके बारे में बातें की जाएँ, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोज़ या मुख्तलिफ चीज़ें तो हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि ज़रा आपको जाने। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात थी कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट बात थी, ऑनर की बात थी कि मुझे मौका मिला आपके साथ बैठ के प्रोग्राम करने का। थैंक यू। अच्छा हरीम, मुझे एक बात बताइए, कहाँ की रहने वाली हैं? वैसे तो मेरी बायोग्राफी सबको ही पता है लेकिन आपके शो के तवसत से आपके फ़ैन, आपके फॉलोअर्स और आपसे जितने मुंसलिक लोग हैं उनको बताना चाहूँगी। खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक़ है। ये समझ लें कि एक विलेज से मैं बिलोंग करती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा सभी जानते हैं, तो ये ज़्यादा आसान होगा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की हूँ, तो ये सब के लिए समझना भी ज़्यादा ईजी होगा। अच्छा एक बात बताओ, कितने बहन भाई हैं आपके? माशाल्लाह हम क्योंकि पठान उसमें हैं तो हम 4 बहनें और 3 भाई हैं। आपका कौन सा नंबर है? मेरा जी दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर है। अच्छा, कितना बचपन से थोड़ी थोड़ी बातें बचपन की हमें ज़रूर बताओ, क्योंकि एक बच्ची, ये जाहिर है जो आप आज बनी हो उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं ज़िंदगी के और हर किसी का अपना इनपुट होता है, फेजेस होते हैं डिफरेंट। तो आप जब छोटी थी तो क्या करना चाहती थी, क्या जहन में ख्वाहिश थी, क्या ख्वाब थे? आपको पता है मैं बहुत हैरान होती इस बात पे, और मतलब एक सच्ची बात है जो कि मैंने हमेशा से, मैं अपने रब की मशकूर हूँ कि जैसा जैसा मैंने सोचा वैसा वैसा लाइफ में हुआ, और जो जो अपने रब से मांगा वो मेरे रब ने दिया, बगैर किसी मुशक्क़त के, बगैर किसी स्ट्रगल के और बगैर किसी एफर्ट के। मतलब इतनी मुशक्क़त, इतनी स्ट्रगल, इतना कुछ लाइफ में देखने नहीं पड़ा, तो मतलब इतना इजीली मुझे मेरे रब ने वो सब कुछ दे दिया। तो मुझे शुरू से एक होता था कि बस कुछ एक ही ड्रीम होता था कि बस जब मैं किसी ऐसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ती थी, जानती थी, या ऐसा कुछ भी होता था, तो मैं एक ही चीज़, मेरी एक ही विश होती थी। बाज़ लोगों की होती है कि मेरे पास दौलत हो, मेरे पास घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास ये हो। मुझे इन चीज़ों की कभी हिरस थी नहीं, कभी लालच थी नहीं, ना कि मेरे पास बेंगलो हो, मेरे पास कार हो, मेरी पास ये हो। मेरे पास एक ही होता था कि मेरा एक नाम हो, मुझे सब पहचाने। हाँ, मुझे सब पहचाने, मेरी एक पहचान हो और मेरा नाम मेरी पहचान, और यही मेरा होता था। समझ लें एक ड्रीम, समझ लें एक ख्वाब, समझ लें, लेकिन उसकी ताबीर भी मुझे बहुत जल्द मिल गई। और मेरे ख्वाब तो था, लेकिन जैसे आपने खुद जिस इलाके का जिक्र किया, और वैसे भी हम जिस मुल्क में रहते हैं, लड़कियों को बड़ी दिक्कत होती है कि वो अपने हवाले से चीज़ें, और जब फेमस होने की बात हो, मीडिया की एक्सेप्टेंस भी अब शुरू हुई है, लेकिन अगर आप पीछे चले जाएं, 15-20 साल पहले चले जाएं, तो लोग बेटियों को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे कि वो मीडिया में आए। सो आपका पहला ब्रेक कौन सा था? आपको पता है, जहाँ तक मीडिया की बात है या स्पोर्ट की बात है, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मुझे मीडिया में आने, ये समझ लें कि मेरी एक बहुत ही रिजिड फैमिली थी, और फैमिली है भी, जिन्होंने कभी इस बात पे सपोर्ट नहीं करा। हाँ, एजुकेटेड थी, मेरे अम्मी अबू दोनों एजुकेटेड थे, मेरे अम्मी अबू दोनों एक सरकारी इदारे के साथ मुंसलिक होकर काम कर रहे थे। ये समझ लें कि हार्ड वर्कर भी थे, इंडिपेंडेंट भी थे, सब कुछ थे, लेकिन उनको ये था कि वहाँ पे एजुकेशन का इतना राइज भी नहीं था, इतनी एजुकेशन आम भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हम सब बहन भाई पढ़ रहे थे और सबकी स्कूलिंग पे तवज्जो थी, हर चीज़ पे तवज्जो थी। आपने क्या किया हुआ है, कहाँ तक पढ़ा हुआ है? मैंने जी डबल मास्टर की है। सीरियसली? हाँ। किस में, किस सब्जेक्ट में? मेरे जो मेजर सब्जेक्ट हैं कंपैरेटिव रिलीजन, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी। वाह भाई, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, रिलीजन, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं काफ़ी हद तक। तो उसमें कुछ नहीं किया? वो सिर्फ जो आपने पढ़ा आर्कियोलॉजी या हिस्ट्री या सब, उसमें कुछ नहीं मैंने किया? पढ़ा भी हमेशा अपनी मर्जी से।
मेरी नेचर के अंदर ये है कि मेरे ऊपर कोई मुसल्लत नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट सी नेचर है। मतलब ये करने, अगर मैंने ये जितने भी मुंतखब किए आपने ये सब्जेक्ट भी, ये भी मुझे नहीं बताया गया कि आपने ये चूज़ करने और आपने खुद चूज़ किया। अच्छा, या वो करना। अभी तक तो जो आपने लाइफ स्टोरी बताई है ना, वो तो किसी भी लड़की की एक हो सकती है कि हम सोचें अच्छा अच्छे घराने में पैदा हुई, पढ़ रही है, डबल मास्टर्स कर लिया, उसके बाद तो लोग बड़ा कुछ सोचते हैं कि आप पता नहीं कौन सी प्रोफेशनल लाइफ या लाइन चूज़ करेंगे। अगर वालिदैन का ताल्लुक दर्स व तदरीस से था तो शायद आप भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, लेकिन आपने अक्सर अपनी ज़िंदगी का एक डिफरेंट एंगल इख्तियार किया। पहले मुझे जब मैं स्टडी कर रही थी तो ड्यूरिंग स्टडी मैंने दारुल अरकम के स्कूल में पढ़ाया भी था। अच्छा। मैंने वो शौक़ भी अपना पूरा किया। मैंने 6-7 मंथ पढ़ाया और मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत सीखा भी उससे। और फिर उसके बाद से अचानक मुझ पे मीडिया का और इस तरह का शौक़ जब पैदा हुआ, तो चूँकि मेरे ना मीडिया के सब्जेक्ट थे, ना मैंने मीडिया को पढ़ा हुआ था, ना इतना मुझे वो था, लेकिन एक के बाद एक राह मेरे लिए आसान होती रही। मैंने सोचा कि आप जब मीडिया में आते हो, लोग मतलब शुरू से एक आपका कॉन्सेप्ट और जहन में डाला जाता है, नहीं इस फील्ड में नहीं जाना, यहाँ पे लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे लड़कियों को यूज़ करके उनको काम दिलाया जाता है। लेकिन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ या उससे ना देखें, जो आपके साथ होते हैं आप वो शेयर कर सकते हो, आपके साथ क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, या आप यहाँ तक कैसे पहुँचे वो आपके एक जर्नी, आपका एक सफ़र है, वो आप ही जानती हैं। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने मतलब चाहे मैंने एज एंकर आके शो किए तो मुझे बहुत इजीली वो हुआ, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो हमने भी देखा कि आपको कोई मसला नहीं हुआ। नहीं, मसला तो दूसरे को हुआ। नहीं, मुझे कोई मसला, मुझे कभी मुझे एक बात बताओ, ये जितने इश्यूज, क्योंकि एक के बाद एक इशू आया, कंट्रोवर्सी आई, उससे पता लगा रहे ये हरीम शाह कौन है, ऐवानों में ये चली जाती है, मतलब कोई पाकिस्तान का मेजर एंकर पर्सन है, उसकी कोई कंट्रोवर्सी है तो वो क्रिएट हो जाती है। अभी मुफ्ती साहब के हवाले से रिसेंटली बड़ी बातें हुई। सो एक बात बताओ, देखो यहाँ तो इंसान बहुत निडर होता है, या उसका कोई मकसद होता है, या उसके पीछे कोई बड़ी सपोर्ट होती है जो वो ये काम करता है। तुम्हारे पीछे क्या है? बेमकसद तो अल्लाह ने एक मक्खी को भी नहीं पैदा किया। जब अल्लाह ने उसको भी पैदा किया तो अल्लाह ने कहा ये भी बेमकसद नहीं है, चाहे वो आपको पसंद है या नापसंद है, लेकिन उसका भी कुरान पाक में जिक्र आया कि बेमकसद। तो इंसानों की भी ज़िंदगी का हर एक को अल्लाह ताला ने एक मकसद के तहत पैदा किया, और मेरी भी ज़िंदगी का जाहिर सी बात है एक मकसद है और एक वो है। लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि मैंने मतलब ऐसी लाइफ गुजारनी है जिसमें ना डर हो अल्लाह के अलावा, ना किसी का खौफ हो, और ना पस्ती वाली लाइफ। मैं एक बेबाक लाइफ गुजारना चाहती हूँ, और मैं कहती हूँ मेरी लाइफ में अगर झुकाव हो तो वो अल्लाह के ही आगे हो। बाकी किसी के आगे मैं ना झुकूं और ना किसी के ऊपर मेरे ऊपर खुद ही निडर हो। लेकिन खुद ही जिस तरह के आपके साथ मामला जुड़ जाते हैं उसमें लोग ये समझते हैं कि इसको पीछे से किसी की सपोर्ट है, यानी कोई ऐसा है जो इतना कोई ताकत रखता है या से रखता है या कोई ऐसी चीज है जो इसको सपोर्ट करता है। वो क्या है, ये क्या है बताओ। देखें वरना तो लोगों को थ्रेट्स भी आती हैं, जान की धमकियां, माल की धमकियां, ये वो। देखें आपकी जान आपकी माल इस पे काबिज कोई और हो ही नहीं सकता। आपको जब मौत आनी है मौत आएगी, जो आपके पास दौलत आनी है वो दौलत आएगी, उसकी राह में कोई रुकावट बन ही नहीं सकती। ये तो ईमान हो गया ना? ये ईमान है, ये अकीदा है, ये इंसान का अपना एक डॉगमा है। बाकी इन चीज़ों में मेरा देखें, मैंने जो पढ़ा है ना तो मेरा बिलीव है, मेरा अगर किसी और पे है या नहीं, लेकिन मेरा अल्लाह की ज़ात पे बहुत एक बिलीव है, मेरा एक यकीन है, मेरा एक अकीदा है। तो अल्लाह कहता है कि जब आप बुतों से भी प्रस्तिश करके ये अकीदा रखते हो कि ये मुझे देंगे, तो वो उन्हीं की तवसत से मैं आपको देता हूँ कि आपका अकीदा ना टूटे। तो आप बुतों के आगे जब हिंदू इतने मतलब अकीदे के साथ झुक के वहाँ से मानते, तो हमारा रब जो है, हमारा जो खालिक मालिक मुदब्बिर इतना पावर वाला है, इतना वो है, तो फिर लोगों से डरने की या लोगों के आगे झुकने की पॉइंट टेकन। लेकिन ये बताओ कोई नहीं है सपोर्ट ऐसी? नहीं, मुझे किसी की सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए। अच्छा, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट क्यों लेती हो? क्यों किसी को फंसा देती हो बेचारे को, और फिर उसके बारे में कहानी चलती रहती है? आपके सवाल का एहतराम करते हैं, इसका जवाब देते हैं। देखें, मैं वहाँ कंट्रोवर्सी क्या है, मैंने मुफ्ती को थप्पड़ मारा, कंट्रोवर्सी बनी।
क्यों कंट्रोवर्सी बनी? मुफ्ती ने मेरे बारे में गलत बातें की मीडिया पे आके, पर्सनल ग्रज था ही था, और दूसरा वो जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा और एक मुनाफिकत कर रहा था, मैंने उसको बेनकाब किया। इसको मीडिया अगर कंट्रोवर्सी का नाम देते तो सो बिस्मिल्लाह, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेरी पर्सनैलिटी पे इससे कोई वो नहीं होता। दूसरा, मैं जब वो शाह महमूद कुरैशी साहब के वहाँ पे गई, वहाँ पे मैंने टिकटॉक बनाया, वो एक कंट्रोवर्शियल बात बनी। आप कंट्रोवर्सी बनाते हो तो बनाओ, मुझे अल्लाह ने एक मौका दिया, मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जाके मैंने टिकटॉक बनाया। अगर वो टिकटॉक बनाना मेरा गुनाह है या अजाब है या जो भी है, आप करते रहो, मैंने टिकटॉक बनानी थी, मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिल गया था, मैंने उन लम्हात को एंजॉय किया। अब बैठ के आप बातें करते रहो, वो आपका मसला है, आप जेलस होते रहो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरा, शाह रशीद साहब की कॉल का वो कंट्रोवर्सी थी, वो मैंने बताया, और उस बात का मैंने वो भी किया कि हाँ न समझी में गलती में मैंने खुद उनकी कॉल के साथ किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था वायरल होकर वो बात ऐसे हो जाएगी। उस बात की मैंने माजरत भी की थी। अगर वो कंट्रोवर्शियल है तो बनाते रहो। मुबशर लुकमान के जहाज़ में हम बैठे, हमें मौका मिला, खुद हमें बुलाया गया, वहाँ जहाज़ तक रसाई। अब आप मैंने सारे लम्हात को एंजॉय कर लिया, चिल कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आप कंट्रोवर्शियल बनाओ, कंट्रोवर्सी से नहीं, जो लोग आपको इनवाइट करते हैं या जिनके साथ भी वीडियो होती है, बाद में वो भी तो डिसऑन कर देते हैं ना, वो डरते ऐसे हैं, नहीं वैसे नहीं, हमने तो नहीं किया, वो भी तो डिसऑन कर देते हैं। डिसऑन करना, मैं वही कहती हूँ, बुज़दिल लोग डिसऑन करते हैं, डरते हैं। आप कहो मेरा तो किसी के साथ भी कोई रिलेशन होगा, तो अगर मेरे रिलेशन में इतना वो होगा तो मैं तो कभी डिसऑन नहीं करूंगी, मैं तो फख्र से बताऊंगी कि फलां बंदे के साथ मेरा। जब आपको इनवाइट करते हैं, XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, तो जब आपको इनवाइट करते हैं तो क्या कहते हैं? देखें, अवाम भी पागल नहीं। अगर मैं आपके स्टूडियो तक बगैर इन्विटेशन के नहीं आ सकती, बगैर उसके आके यहाँ पे मैं नहीं बैठ सकती, तो इतनी बड़ी जगह पे जाना और किसी के जहाज के अंदर बैठना, तो ये तो एक बहुत वो वाली बात है। नहीं, तो मकसद उसमें क्या होता है कि आइए आप आके देखिए, वीडियो बनाइए, मतलब इन चीजों को फेमस कीजिए, या वैसे ही आइए मुलाकात करते हैं, क्या मकसद होता है? अब उनका मकसद, उनकी नीयत, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता कि उनकी नीयत, उनका मकसद क्या है। मुझे कहीं पे भी इनविटेशन मिलेगा, मुझे वो होगा, अगर मुझे मेरे दिल को लगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगी, ना लगा तो मैं रिजेक्ट करूंगी। कहीं पे मुझे अगर ऑनर के साथ बुलाएंगे, मुझे मौका मिलेगा, उस अपॉर्चुनिटी को मैं अवेल करूंगी, अगर मेरा दिल मानेगा। तो जितनी मेरी बात में सदाकत होगी, मैं वही कन्वे करूँगी। मैं किसी की इंटेंशन जानती नहीं हूँ कि किसी के दिल में क्या है, किसी के दिमाग में क्या है, वो किस लिए वो कर रहे हैं। देखें, इंसान, आपकी नीयत मख्फी है, मुझे आपकी नीयत का नहीं पता कि आप मुझे यहाँ पे बुला के क्या पूछते हैं। वो आपकी एक नीयत है, आपका एक इरादा है, आपका एक अकीदा है, लेकिन मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ, मेरी एक मतलब अलग से नीयत और वो है, तो मैं दूसरों की नीयत पे बात नहीं करूँगी। हाँ, मुझसे आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं, तो मैं बहुत वाज़ेह तौर पे बता सकती हूँ। जितने काम किए, जितनी भी चीज़ें की, उसमें मुख्तलिफ काम की, लेकिन जो कंट्रोवर्सीज में दोबारा कहूँगी, कंट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि वो आसान है, जो चीदाएं सबके सामने है, उनमें से कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो तुम समझती हो ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुफ्ती ये तो मैंने किया तो बहुत ही अच्छा किया? मुझे बहुत मज़ा आया जब मैंने मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारा, और मुझे बहुत मज़ा आया जब मुबशर लुकमान मेरे हाथों से लील हुआ, बहुत मज़ा आया। और मुबशर लुकमान को ना उसका जहाज़ बचा सका, ना उसकी दौलत बचा सकी, ना उसको मीडिया की पावर बचा सकी। किसी ने मुझे धमकी नहीं दी उसके बाद? नहीं, मुबशर लुकमान ने मुझे कहा मेरे जहाज़ के अंदर से चोरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और उसी मीडिया चैनल ने, जियो, और जब उन्होंने बड़े बड़े चैनल ने इस न्यूज़ को ब्रेक किया कि मतलब उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी, हरीम शाह बरी है, और हरीम शाह पे जो मतलब इल्ज़ामात लगाए गए थे, या संदल खट्टक पे जो इल्ज़ामात लगाए थे वो बेबुनियाद थे। जब संदल और हरीम उसके तमाम इल्ज़ामात से बरी होकर साइड पे होगी, तो फिर जीत संदल और हरीम की हुई ना। फिर वो एक लड़की से, मतलब एक लड़की जिसको वो पस्त करना चाहता था, एक लड़की जिसको वो मीडिया पे जलील करना था, मतलब हम दोनों मुबशर लुकमान की एज के और मेरी और संदल की एज के, हम उसके मुकाबले के नहीं थे। हमें बुलाया कि हमने जाके जहाज़ में वीडियो बनाई, हम पे चोरी का एलिगेशन लगाए, जो मर्जी किया, लेकिन क्या हुआ वो है ना, जब हक आते तो फिर बातिल छुप जाते, क्योंकि हमेशा जीत हक की होती है, बातिल कभी भी नहीं जीतता। अच्छा, तो मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया कि जब उन्हीं चैनल के हाथों मुबशर लुकमान जलील हुआ, और हमेशा जलील होगा। क्योंकि ये लोग लफाफा एंकर हैं, और ये लोग बातिल हैं, ये लोग झूठे हैं, ये लोग अपने। कैसे पता तुम? मुझे पता है, ये झूठ इतना बड़ा कि ये इन लड़कियों ने चोरी की है। तो बोला, लेकिन लिफाफा किसी को मैं पूरे हक के साथ कह सकती हूँ, कहाँ से जहाज लेके आए मुबशर लुकमान,
कहाँ से उसकी इतनी सैलरी थी, कितनी करोड़ों की जायदाद, गाड़ियाँ, सारा कुछ कर लिया। एक एंकर इतना, हमसे तो बड़े मज़े से पूछते हैं कहाँ से आया इतना पैसा, कहाँ से, जैसे FBR में बैठे और हमने अपनी उनकी ज़िंदगी का हिसाब देने, और हमारे करामन कातिबीन हमसे आके बन के पूछते हैं, खुद इतनी गिलाजत में गिरे हुए हैं। हम तो दे सकते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन कंपनियों के साथ मुंसलिक हैं, जहाँ जहाँ से वो होते हैं वो तो हम दे सकते हैं। फिर आप ही आके हिसाब दो, जहाज़ कहाँ से आया, गाड़ियाँ कहाँ से खरीदी, जायदादें कहाँ से खरीदी, कितना टैक्स पे करते हो, खुद आके इस बात को क्लियर करो। ये तो नहीं मकसद बनाया हुआ जिंदगी का। ये लिस्ट है मेरी, इस लिस्ट में जितने लोगों की जहाँ से गाड़ी और बंगले आए हैं वो सारे उजागर कर मेरी ये लिस्ट है, और मेरी इस लिस्ट में हर बातिल और मुनाफिक बंदा शामिल है, जो कि ये ऐलान है, पक्का ऐलान है। और मैंने 1000 कितने लोग होंगे इस लिस्ट में? दो तो जलील हो चुके हैं। कितने लिस्ट में होंगे लोग? मुबशिर लुकमान जलील हो चुके और बहुत अच्छा हुआ। मुबशिर लुकमान, तूने बैठ के अपने चैनल पे कहा था कि मैं एजेंट हूँ सॉरी इंडिया की, अगर इंडियन स्टार के साथ हमारा सेल्फी लेना तो मैं बर्दाश्त नहीं हुआ था। खुद तो एंकर होके, मीडिया की पावर होके तुम वहाँ तक नहीं पहुँचे थे जो इज़्ज़त मेरे रब ने दी थी, अल्लाह ने दी थी। अल्लाह इज़्ज़त देते, ठीक है, इसमें एरोगेंसी प्राउड वाली कोई बात नहीं। अगर अल्लाह भी इज़्ज़त मुझसे भी छीन लेना तो मैं भी जलील और रस्वा हो जाऊँगी। उस रब से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उस रब के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं, कुछ छीन लेते हैं। लेकिन मैं कहती कुछ ये जो हुआ उस नहीं, मुबशिर लुकमान ने कहा कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम फला हैं, हम खला हैं। खुद मुबशिर लुकमान क्या हुआ, एक दो लड़कियों के हाथों ज़लील होके बैठ गया, फिर जिल्लत उसी की हुई। तो वो अच्छा, एक बात बताओ, ये जितना कुछ पॉपुलैरिटी आपको मिल रही है, आपको लगता है कि ये तमाम इज्जत है? आपको ये लगता है कभी कि मुझे मेरी जीत मेरी इज्जत है, मुझ पे जो वो करेगा, चाहे वो दुनिया जो भी, मेरी मुझ पे मुबशिर लुकमान ने एलिगेशन लगाया, मुझे जलील किया, मेरी जीत हुई, मेरी इज्जत है। मुफ्ती अब्दुल कबीर मुझे जलील करने के लिए वो उसको थप्पड़ पड़ा, ये मेरी इज्जत है, तो ये मेरी पावर है। लोग सोचें, लोग जाएं बाढ़ में, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, मेरी अपनी इंटेंशन दुरुस्त है। लोग अच्छा सोचें, लोग बुरा सोचें, लोग जो मर्जी मीडिया ट्रायल हो, जो मर्जी हो, वो साइड पे। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी इंटेंशन दुरुस्त है और मैं जो करती हूँ इखलास नीयत के साथ करती हूँ। इसीलिए जीत अल्लाह उनकी देते हैं जिनकी नीयत में इखलास होते हैं, जिनकी नीयत के अंदर फतूर होते हैं, अल्लाह उनको गिरा देते हैं, अल्लाह उनको उनके मकासद में कभी कामयाब नहीं करता। क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, इस पर पूरी की पूरी अगर हदीस की कुतुब की पहली हदीस देखें ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात सबसे फर्स्ट पे रखी गई है। क्यों? क्योंकि नीयत के इखलास के बाद आपने सारे काम करने हैं। अगर नीयत के अंदर खोट होगी तो आगे आप बढ़ के कोई काम नहीं कर सकते। अगर इखलास नीयत की हदीस को चैप्टर नंबर फर्स्ट पे रख के अगर आपको वो किया गया तो इसका बहुत बड़ा मकसद। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी नॉलेज भी है, तुम ऐसे घराने से भी हो, डबल मास्टर्स भी किया है जिसमें रिलीजियस स्टडीज भी है, सारा कुछ है, रिलीजन की बात और रिलीजन को समझती तो हो, मगर ऑब्वियसली लोग ये सोचेंगे इस वक्त कि हरीम जब रिलीजन को समझती है, रिलीजन की बात करती है, तो फिर हम हरीम का अपीयरेंस उसके बारे में क्यों नहीं बताता? मेरा अपीयरेंस क्या है आपको क्या पता? मेरी लाइफ में क्या है, मैं अपने अल्लाह के कितने करीब हूँ और हूँ मैं अपने अल्लाह के करीब। क्यों? क्योंकि मेरा अल्लाह के साथ एक मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और मैं ऐसे मुनाफिकों को हमेशा सजा, आपको पता है, आप माफ़ करो, ये कुरान पाक कहते हैं आप माफ़ करो, क्योंकि ये बहुत बेहतर है जब आप किसी को माफ़ करते हो। लेकिन दूसरी बात आगे कुरान कहता है कि अगर दिल के अंदर खलिश रखोगे, वो आपको मुनाफिकत की तरफ लेके जाएगी। फिर जो आपके साथ जितना करते हो उससे उतना बदला लो। अगर आपका हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, कान के बदले कान, गाली के बदले गाली, मतलब उतना ही करो। अगर आप हाथ से भी बढ़ोगे वो भी जुल्म और ज्यादती के जुमरे में आएगा। लेकिन इतना मेरे रब ने मुझे इजाजत दी है, इतना मेरे रब जो मेरे साथ जितना करेगा कि मैं माफ नहीं कर सकूंगी, दिल में रखने से बेहतर है मैं उससे इंतकाम लूंगी और इंतकाम लेंगी। अच्छा, ये बताएं, इंडियन आर्टिस्ट के साथ आपकी तस्वीर है, इंडिया में कभी काम करने का कोई ऑफर आई या कोई इरादा है, या पाकिस्तान की फिल्मों में काम करने का इरादा है? फिल्मों में हाँ। पाकिस्तान देखें, सबसे पहले हमारा पाकिस्तान देखें, हमारा पाकिस्तान, क्योंकि हम इस धरती इस मिट्टी की वो हैं, और पाकिस्तान से बाहर जाए, पूरी दुनिया में घूमे, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया, क्योंकि अल्लाह खुद कहते हैं सीरो फिल अर्ज़, चाहे वो इंडिया वो भी मेरे रब ने बनाया, वो अमेरिका वो भी मेरे रब ने बनाया, मेरे रब की तख्लीक है। आप हर जगह जाओ, हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करो, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये जिसको हमने तरजीह देनी है, ये जिस धरती की हमने रिस्पेक्ट करनी है, वो पाकिस्तान। फिल्म में काम करोगी? अभी वक्त से पहले कुछ नहीं कह सकती, वक्त से पहले कहना फजूल होते हैं, और मैं वक्त से पहले तो करने लगी हो ना, अब ड्रामा में तो काम कर रही हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं। अब कामयाबी और नाकामी वो मुकद्दर किस तरह के प्रोजेक्ट हैं, पूरा नहीं रिपीट करें? जी बिल्कुल, एक मैंने वेब सीरीज की है उर्दू फ्लेक्स के साथ, वो सारी की सारी मेरी लाइफ पे है। मतलब उसमें
मैंने लीड रोल पे काम किया और बाकी वो एक मैंने ARY का प्रोजेक्ट किया, उसमें एज अ डॉक्टर मैंने उस मतलब सीरियल में एज अ डॉक्टर मैंने रोल प्ले किया ARY के साथ। और अभी मैं एक अफसाना कर रही हूँ, अभी उसका उस दिन 2 दिन पहले मैं एग्रीमेंट और इंशाल्लाह 1-2 दिन में मेरा वो हो जाएगा। उसमें भी मेन मेरा ही मतलब रोल कैरेक्टर ही मेरा पूरा। अच्छा हरीम, जो लोग आपसे 2-3 कैरेक्टर में मैंने लीड पे काम किए, अब वो जब लोगों के सामने आएंगे, फैन के सामने आएंगे, तो फैन ही बताएंगे कि कितना वो है कि क्या है आगे क्या करना है। लेकिन ये है कि जब जाहिर है ड्रामों में काम हो गया तो फिल्मों में भी हो ही सकता है थोड़ा बहुत। फिल्मों में देखें कुछ भी इंसान करे तो मुश्किल नहीं होता। आप खुद को ग्रूम कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आपके लिए मेरे ख्याल में अगर एक इंसान चांद सितारों तक पहुंच सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ड्रामों में काम कर सकते हो तो मूवी में करना उससे भी ज़्यादा इजी होता, वो मुश्किल नहीं होता। लेकिन आपको पता है मैं वक्त से पहले क्या पता कि मैंने करना ये उसी वक्त बताएंगी जब आएंगी ना, और उसी वक्त टीजर आएंगे फिर पता चलेगा। जैसे किसी भी चीज का टीजर आता है, हरीम तो टीजर देती है। हाँ बिल्कुल, है ना, प्रोमो और टीजर देती है। एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पर जाने से पहले ये बताओ कि क्या अचीव करना चाहती हो। एक चीज बताओ कि ये मैं अचीव अब करना चाहती हूँ इस लेवल पर आगे। अचीवमेंट में क्या अचीव करना चाहती हूँ? हाँ, क्या ख्वाब है, या कोई ख्वाब है या कोई ऐसी एक ही ख्वाब है, वही कि दे डाई नॉट हु डाई फॉर अ ग्रेट काज। वो कभी नहीं मरता जो एक अजीम मकसद लेके मर जाते हैं। अजीम मकसद के साथ जाना है दुनिया से। अजीम मकसद वो अजीम मकसद क्या होगा? इन सारे लोगों को पर्दाफाश करना है। पर्दाफाश करना भी अजीम मकसद है। जो इस्लाम को बदनाम करके पूरे लोगों को बदनाम करे, वो सबसे बड़ा अजीम मकसद है। और ऐसे लोग वही कर सकते हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है, जिनके अंदर पावर होती है, जो इस दुनिया से लड़ना जानते हैं। तुम्हें शाबाशी दी बाहर जैसे लोगों से मिलती हो, आप जाती हो इधर उधर, किसी ने रोक के कहा हरीम शाह वाह क्या बात है, क्या बड़ा बहुत बड़ा काम किया। आज तक पाकिस्तान से बाहर पब्लिक प्लेस पे कोई सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जिसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया हो। कोई सिंगल औरत नहीं है जिसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया हो। कोई सिंगल चिल्ड्रन ऐसा नहीं है। मैंने लोगों की इतनी एक्साइटमेंट, इतना वो देखे। मुनाफिकत और जगह कि आप मुंह पे और होते, पीठ पीछे और होते, वो आपका अपना फेल है। कौल और फेल का तजाद मुनाफिकत है, उस बात को मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने जो अपनी आंखों से देखा, वो कोई सिंगल बंदा भी आज तक मेरी लाइफ का ऐसा नहीं है कि मैं बाहर निकलती हूँ, रोज़ ही निकलती हूँ। रोज़मर्रा के मैंने मामूल है पार्क जाना, जिम जाना, काम पे जाना, हर जगह जाना, बाजार जाना, हर जगह पे जाना। लेकिन कहाँ भी जहाँ भी घुसी हूँ, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जिसने मुझे आके कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, ये ठीक कर रहे हो। हाँ, अच्छा? मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात होती है। आप मुंह पे जाके अगर किसी को बताते, देखो हम आए एक दूसरे की इस्लाह करने के लिए, क्योंकि जब तक हम इस्लाह नहीं करेंगे, और इस्लाह करने का एक तरीका होता है, किसी को गाली दे के इस्लाह नहीं होती। आप मुंह पे बताओ जी आप ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, आप ऐसे वे पे जाओ। लेकिन कोई ऐसा बंदा भी नहीं आया जिसने मेरी आके करेक्शन भी की हो। यही सदाकत है। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हरीम कहीं नहीं जा रही है, बल्कि एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी, जिनको आपने इनके साथ वीडियोस में भी देखा है और इनकी काफ़ी क्लोज बडी हैं। संदल खटक से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे इनके साथ आफ्टर द ब्रेक।